भारत के एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ फाली एस नरीमन ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह महसूस हुआ कि देश के लोगों को भारत के संविधान को अगर जानना है, अगर समझना है, उसके बारे में अगर चिंतन विकसित करनी है, तो आवश्यकता है संविधान की प्रस्तावना को समझने का। और आज मैं आप लोगों के साथ संविधान की प्रस्तावना पर ही विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित हूँ। तो चलिए संविधान की प्रस्तावना को समझने का प्रयास करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए यह उत्तम होगा कि उसे कुछ विशिष्ट वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए। जैसे संविधान की प्रस्तावना है क्या चीज़, उस प्रस्तावना को किस रूप में समझा जाए कि प्रस्तावना है क्या। दूसरा, यह समझने की कोशिश की जाए कि प्रस्तावना की पृष्ठभूमि क्या है। तीसरा, प्रस्तावना का महत्व क्या है। और चौथा, कि प्रस्तावना का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसकी जो संवैधानिक स्थिति है, वह क्या है। और इन सभी को जानने के बाद निश्चित तौर पर हम भारतीय संविधान को समझने में सफल होंगे और सरलता से हर प्रावधान को समझना संभव हो सकेगा। प्रस्तावना एक दस्तावेज का संक्षिप्त परिचय है, एक ऐसा परिचय जिसमें उस दस्तावेज, उस डॉक्यूमेंट, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श को, उसके उद्देश्य को और उसके लक्ष्य को सरलता से सटीक रूप में गागर में सागर की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई, तो संविधान सभा ने यह तय किया कि संविधान की प्रस्तावना को लिखने के लिए एक मार्गदर्शिका की जरूरत है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य संकल्प के रूप में यह मार्गदर्शिका प्रस्तुत की। 22 जनवरी 1947 को जब इस उद्देश्य संकल्प को स्वीकार किया गया, तो इसमें एक छोटा सा संशोधन किया गया। और वह संशोधन था, संप्रभु स्वतंत्र शब्द के स्थान पर संप्रभु लोकतांत्रिक शब्द। और इसी उद्देश्य संकल्प के आधार पर अंततः भारत की प्रस्तावना तैयार की गई। और यह प्रस्तावना जब अंतिम रूप दी गई, तो इसे अंतिम रूप देने के पहले भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को लिख लिया गया था, ताकि प्रस्तावना में उन सभी के मूल स्वरूप को शामिल किया जा सके। और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक महत्व है। जहां तक संविधान की प्रस्तावना का महत्व है, हमें सरलता से यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर यह प्रस्तावना किस उद्देश्य से लिखी गई। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि प्रस्तावना एक कंडेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एक संघनित संविधान है। इस प्रस्तावना में भारत के सपने प्रतिबिंबित किए गए हैं। यह प्रस्तावना भारत की आशाओं और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रस्तावना के माध्यम से हम भारत की भावी आवश्यकताओं को, प्रस्तावना के माध्यम से हम भारत की भावी जरूरतों को, और साथ ही साथ प्रस्तावना के माध्यम से भावी समस्याओं को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि उसके समाधान की कुंजी भी ढूंढ सकते हैं। नानी पालकीवाला ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो भारत का पहचान पत्र है। और यह पहचान पत्र किस रूप में है? भारतीय संविधान लिखता है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते। अर्थात भारत की जो पहचान है वह एक समाजवादी देश की है, एक पंथ निरपेक्ष देश की है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की है। और इसलिए भारत का आधिकारिक नाम संभवतः आप लोग जानते होंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, यानी भारतीय गणराज्य है। तो नानी पालकीवाला ने जब कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो भारत का एक पहचान है, तो पहचान किस रूप में? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। इसी तरह से मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो भारत के संविधान की आत्मा है। किस रूप में? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 महत्वपूर्ण तत्व लिखे गए हैं। एक तो जस्टिस अर्थात न्याय, दूसरा लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता,
तीसरा इक्वालिटी अर्थात समानता, और चौथा फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुता। ये जो चार महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को हम केंद्र में रखते हुए भारत के शासन और अभिशासन को विनियमित करते हैं। मैंने कहा भारत के शासन और अभिशासन को विनियमित करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि देश की कार्यपालिका, देश की विधायिका और देश की न्यायपालिका जहां एक तरफ भारतीय संविधान के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, वहीं इस देश की शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह अपने अभिशासन को सुशासन और सुशासन से भी आगे नैतिक अभिशासन की दिशा में अर्थात एथिकल गवर्नेंस की दिशा में अग्रसर करें। यही कारण है कि जब हम प्रस्तावना की महत्ता को समझते हैं तो यह मानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के न सिर्फ प्रकृति का निर्धारण करती है बल्कि भारत के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और उस प्रेरणा स्रोत का जो मूल केंद्र है वह मूल केंद्र है हम भारत के लोग। यह हम भारत के लोग भारत को एकात्मकता देता है, सांस्कृतिक बहुलवाद के वातावरण में भारत को एकत्व प्रदान करता है और विविधता में एकता के सिद्धांत को, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को शामिल करने में सहायक होता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जिसको हम समझ करके संविधान के आगे के सारी प्रावधानों और उसके उपबंधों को समझने में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान को समझने के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, संविधान के शासन और अभिशासन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति महाजन ने यह वक्तव्य दिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल शासन और अभिशासन के क्रियाकलापों का ही विश्लेषण और उसका मार्गदर्शन नहीं करती, बल्कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो मौलिक अधिकारों का प्रिकर्सर है अर्थात अग्रदूत है। और न सिर्फ मौलिक अधिकारों का, दरअसल यह मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों दोनों का अग्रदूत है। और इसी चीज को सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 में प्रदीप जैन के केस में यह बताया कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं ने अत्यंत बौद्धिकता के साथ, अत्यंत विवेक के साथ लिपिबद्ध किया ताकि जो संविधान निर्माताओं की अपेक्षाएं थी, जो उनके सपने थे, जो भारत के सपने थे, जो भारतीयों के सपने थे, उनको लिपिबद्ध किया जा सके, उनको स्पष्ट रूप से लिखा जा सके ताकि आने वाली संतति उसके मार्गदर्शन में उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। अब महत्व जानने के बाद आवश्यकता होगी कि प्रस्तावना का जो की कंपोनेंट है, उसके जो मूल तत्व हैं, जो केंद्रीय तत्व हैं, हम उसको समझें। आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा हुआ है। हम एक समाजवादी देश हैं और भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिस समाजवाद के तहत हम संसाधन, उत्पादन, वितरण और विनिमय, इन सभी क्षेत्रों में हम राज्य का नियंत्रण स्थापित करते हैं। राज्य का स्वामित्व स्थापित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्य का नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक होता है, क्योंकि राज्य का नियंत्रण स्थापित करने से हम इस देश में संविधान की भावना के अनुसार समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने जहां एक तरफ फेवियन समाजवाद को अपने संविधान में स्थान दी, वहीं दूसरी तरफ गांधीवादी समाजवाद को स्थान दी, अर्थात बृहत उद्योग के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योग को भी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, ताकि हम एक स्मार्ट विलेज की स्थापना कर सकें और एक स्मार्ट विलेज के माध्यम से हम स्मार्ट सिटी की ओर जा सकें। इसी तरह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया, और पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करते वक्त उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि भारत सर्वधर्म समभाव का देश है, भारत मानव धर्म को स्वीकार करता है, भारत
धर्म की स्वतंत्रता और धर्म से स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। भारत सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत को सम्मान देता है और राज्य किसी के भी धार्मिक मामले में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक राष्ट्र हित की मांग न हो, तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कोई कानून व्यवस्था की समस्या न हो, कोई नैतिकता की समस्या न हो, कोई स्वास्थ्य की समस्या न हो या मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रावधान का कोई बड़ा उल्लंघन न होता हो, तब तक राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र वह तंत्र है जो परिपक्व लोगों के द्वारा विनियमित किया जाता हो। लोक का मतलब ही है परिपक्व। सामान्य तौर पर हम लोग लोक और लोग में अंतर नहीं करते, परंतु लोग और लोक में अंतर होता है। लोक परिपक्व लोगों को कहा जाता है और परिपक्व लोगों के माध्यम से चलाया गया तंत्र लोकतंत्र होता है। उसमें परिपक्वता होती है, उसमें तार्किकता होती है, उसमें विशेषज्ञता होती है और वह लोकतांत्रिक गणराज्य हम अपने आप को समर्पित करते हैं उस लोकतांत्रिक गणराज्य में जो कि भारत के रूप में स्थापित होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करती है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा मौलिक संविधान था उस संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन दोनों शब्दों को लाया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द इसलिए नहीं शामिल किए जा रहे हैं क्योंकि भारत किसी भी तरह के शाब्दिक जटिलता में शामिल नहीं होना चाहता। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश होंगे। हम समाजवाद को अपने दर्शन में शामिल करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद का दर्शन शामिल होता है, उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 39 के माध्यम से। और जहाँ तक पंथ निरपेक्षता का सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि पंथ निरपेक्षता तो एक स्वाभाविक दर्शन है भारत का। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता आज की धर्मनिरपेक्षता नहीं है, यह हजारों वर्षों का इतिहास है भारत की धर्मनिरपेक्षता का। तो यह स्पष्ट करते हुए कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द 42वें संविधान संशोधन में शामिल किए गए, फिर भी इसकी जो अवधारणा थी ये मूल संविधान में भी निहित थी। अब हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये जो की कंपोनेंट हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके साथ साथ हम न्याय की प्राप्ति चाहते हैं, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, आर्थिक न्याय की प्राप्ति, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति, जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता अर्थात फ्रेटर्निटी हो यानी भाईचारा हो, जहाँ पर व्यक्ति की गरिमा हो। क्योंकि अगर व्यक्ति की गरिमा नहीं होती, अगर भाईचारा नहीं होता, अगर स्वतंत्रता और समानता नहीं होती, तो हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का एहसास नहीं कर सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर हम देश में सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं कर पाए, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाए, तो राजनीतिक लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चलेगा। अर्थात संविधान की प्रस्तावना हमें मार्गदर्शन देती है कि हम पहले संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 15 को बुनियादी तौर पर समझें ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकें। और अगर हम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कामयाब होते हैं तो आर्थिक और राजनीतिक न्याय अपने आप हमारे रास्ते में आ जाएंगे। ये जो बुनियादी जो की कंपोनेंट मैं कह रहा हूँ, जो की वर्ड्स संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं, इन शब्दों का यदि हम लोग विश्लेषण करें तो मैं पुनः एक बार यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि संविधान निर्माताओं ने कितनी सुंदरता से, कितनी कुशलता से संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से की और संविधान की प्रस्तावना को अंत करते हुए देश की एकता और अखंडता पर बल दिया है। एकता जहां सामाजिक एकता को प्रतिबिंबित करती है,
अखंडता भौगोलिक अखंडता को प्रतिबिंबित करती है और एकता और अखंडता भारत का अंतिम उद्देश्य है, भारत का एंड रिजल्ट है, यह साध्य है और इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं हो सकता। अंत में यह प्रश्न बनता है कि संविधान की प्रस्तावना का इतना महत्व है, संविधान की प्रस्तावना में इतने महत्वपूर्ण शब्द समाहित किए गए हैं, तो उसका संवैधानिक स्थान क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर एक मत नहीं रहा। प्रारंभ में 1960 के बेरूबरी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं के सपनों को समझा जा सकता है, प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं की सोच को हम समझ सकते हैं, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को बदलता है और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय 7-6 के बहुमत से निर्णय देता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावना किसी शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन प्रस्तावना के प्रकाश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या होगी। प्रस्तावना हमारे लिए इंस्पिरेशन है, प्रस्तावना हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और यहाँ पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तब अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने प्रस्तावना में संशोधन किया, ताकि हम समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे तत्वों पर, जैसे मूल विषयों पर विशेष बल दे सकें। 1995 में भी LIC के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः एक बार स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो इस तरह से आज की स्थिति में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इस तरह से केशवानंद भारती केस 1973 और LIC केस 1995 के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और चूंकि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो पुनः एक बार हम प्रदीप जैन केस को याद करते हैं, जिस केस में 1984 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से, अत्यंत कुशलता से लिखी गई है, ताकि हम संविधान निर्माताओं के सपने को समझ सकें। न्यायमूर्ति महाजन ने भी कहा था कि प्रस्तावना मौलिक अधिकारों का प्रिकर्सर है, मौलिक अधिकारों का अग्रदूत है। तो इस प्रकाश में, इनके वक्तव्यों के प्रकाश में आज हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि यदि हम लोग प्रस्तावना को सही तरीके से जानते हैं, प्रस्तावना को सही तरीके से समझते हैं और प्रस्तावना पर अगर चिंतन करते हैं, तो न सिर्फ भारतीय संविधान को समझने में हमें सरलता मिलेगी, भारतीय संविधान की समझ हमारी अच्छी होगी, बल्कि भारत की शासन व्यवस्था और भारत के अभिशासन यानी गवर्नेंस, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों का विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और उसका परीक्षण करने में हम सफल हो सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।